आरोपी तो मैं बता रही हूँ, हाँ कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो, या कोई मतलब रिश्तेदार हो। हरियाणा की चौपट कानून व्यवस्था का एक और उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण देश के सामने आया है। उड़न खटोले पे सरकार उड़ रही है और धरातल पे कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। आज हम बात करेंगे हरियाणा में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या की। पकड़े गए सचिन ने आखिर क्यों हत्या की प्लानिंग की, हत्या को कैसे अंजाम दिया गया और कैसे पकड़ा गया आरोपी, इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे सेबी की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच की। एक मुकदमे में उन पर एफआईआर लिखने का आदेश हुआ, लेकिन बड़ी अदालत ने इस फैसले पर रोक लगा दी। और जानेंगे पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी एक तरफ चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाने में मसरूफ है, तो एक तरफ छात्र संगठनों से लोहा लेने में, और साथ ही होंगी दिन की जरूरी सुर्खियां। नमस्ते, आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL and American Pistachios. सबसे पहले बात हिमानी नरवाल केस की। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली 22 वर्षीय कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या के मुख्य आरोपी सचिन उर्फ ढिल्लू को पुलिस ने 3 मार्च को दिल्ली से हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद सचिन ने कुछ बातें कबूल की, कुछ खुलासे किए। क्या कहा, ये जानने से पहले पूरा केस समझ लेते हैं। 27 फरवरी 2025 इस दिन हिमानी नरवाल ने रोहतक में ही एक शादी अटेंड की। शादी के बाद वो इसी जिले में मौजूद विजयनगर स्थित अपने आवास पर चली गई। उन्हें 28 फरवरी को इसी जिले में एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन उनका फोन ऑफ हो गया। उनसे पूरे दिन संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। शनिवार यानी 1 मार्च को रोहतक बस स्टैंड के पास मौजूद हाईवे पर एक लावारिस सूटकेस देखा गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद सूटकेस खोला तो अंदर एक महिला की लाश ठूस कर भरी गई थी। लाश की पहचान करने में पुलिस को वक्त नहीं लगा, क्योंकि 1 साल पहले ही उस महिला की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के वक्त की तस्वीरें वायरल हुई थी। नाम हिमानी नरवाल, पहचान यूथ कांग्रेस नेता। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर दावा किया हिमानी के साथ मारपीट की गई और फिर उनका कत्ल किया गया। मामला रोहतक क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद हिमानी की डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी गई, लेकिन परिजनों ने हिमानी का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। कहा कि जब तक कातिलों को पकड़ा नहीं जाता तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिजनों ने यह भी कहा कि हिमानी राजनीति से निकलना चाह रही थी, लेकिन कुछ लोग थे जो उन्हें वापस इस दलदल में खींच रहे थे। आरोपी तो मैं बता रही हूँ, हाँ कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो, या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी, चाहे वो मतलब कोई भी क्यों, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है, तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है, मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ। इधर पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। रोहतक के उस बस अड्डे के आसपास 25 किलोमीटर के इलाके में मौजूद सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और फिर दिल्ली में दबिश के बाद सचिन को हिरासत में लिया गया। रोहतक लाकर पूछताछ की गई और फिर ये कहानी सामने आई। सचिन और हिमानी की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई। सचिन अक्सर हिमानी के घर आता जाता रहता था। 27 फरवरी की रात 9 बजे सचिन हिमानी के घर पहुंचा, पूरी रात वहीं रुका। 28 फरवरी को दिन में हिमानी को कांग्रेस के एक रोड शो में जाना था, लेकिन हिमानी घर से निकल पाती उससे पहले ही सचिन से उनकी बहस हो गई। झगड़े के वक्त सचिन ने हिमानी को मारा, चुन्नी से उनके हाथ पैर बांध दिए और फिर चार्जर के वायर से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। लाश ठिकाने लगाने के लिए सचिन ने हिमानी के ही सूटकेस का इस्तेमाल किया। हाथापाई में सचिन के हाथों पर चोट लग गई थी, जिसका खून रजाई पर लग गया था। सचिन ने रजाई का कवर उतारकर उसे भी सूटकेस में लाश के साथ पैक कर दिया था। सचिन ने हिमानी की अंगूठी, सोने की चेन, मोबाइल,
लैपटॉप और बाकी ज्वेलरी एक बैग में डाली और हिमानी की स्कूटी लेकर अपने गांव चला गया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए रात 10 बजे वो वापस हिमानी के घर आया। स्कूटी को हिमानी के घर के बाहर खड़ा करके ऑटो किराए पर लिया, सूटकेस लेकर सवार हुआ और थोड़ी दूर पर मौजूद बस अड्डे पर फेंक कर फरार हो गया। जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। खबरों के मुताबिक सचिन ने दावा किया कि वो और हिमानी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। हिमानी बीते कुछ समय से सचिन को ब्लैकमेल कर रही थी। दावे पैसे वसूलने के भी हैं। सचिन ने कहा इस सब से तंग आकर उसने हिमानी की हत्या की सोची। इधर परिवार को सचिन के अरेस्ट की सूचना मिली। भाई ने कहा अब हम अंतिम संस्कार करेंगे। मीडिया में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हमें न्याय मिलेगा। आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का। पता लग जाए था कौन। अब तक पुलिस ने ना हमें कोई सूचना दी है ना और कुछ दिया, कुछ भी। बस उन्होंने किसी से सुनाई भी है कि एक जना अरेस्ट हुआ है खाली। इधर राजनीतिक झगड़े भी शुरू हो गए। पार्टी की युवा नेता की हत्या होने पर कांग्रेस ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। भाजपा ने न्याय का वादा किया और कांग्रेस पर राजनीति के आरोप लगाए। हरियाणा की चौपट कानून व्यवस्था का एक और उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण देश के सामने आया है। उड़न खटोले पे सरकार उड़ रही है और धरातल पे कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। हमारी मांग है पीड़िता के परिवार को न्याय मिले और सरकार इस पर तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई करे। और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। इस खबर में और जो अपडेट्स होंगे ललन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। फिलहाल अगली खबर। That's the power of the statue. इस खबर में बात पूर्व सेबी प्रमुख माधवी बुच के बारे में। उनका केस जाने उससे पहले जान लेते हैं सेबी के बारे में, क्योंकि तभी आपको ये पूरा मामला समझ में आएगा। देखिए, देश विदेश की जो कंपनियां अपने शेयर्स के जरिए कारोबार करती हैं, उन्हें अपनी कंपनी और शेयर्स को शेयर बाजार में शामिल कराना होता है। जब बाजार में शेयर आ जाते हैं तो आपके और हमारे जैसे आम लोग, बड़े बड़े बैंक या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनियां इन शेयर्स का नफा नुकसान देखकर खरीदते या बेचते हैं। अब ये भी हो सकता है कि इस काम में कंपनियां मनमानी करें, अपने शेयर्स के दाम को मनमाने तरीके से बढ़ाएं या घटाएं, खरीदने वालों को लुभावने ऑफर्स देने लगे। ऐसे में होगा ये कि बाजार अस्थिर हो जाएगा। ज्यादा पैसे वाली कंपनियां दूसरी छोटी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने लगेंगी और ये सब होगा जनता के पैसों से। ऐसे में साल 1988 में एक बोर्ड की स्थापना की गई। बोर्ड को काम दिया गया कि वो शेयर मार्केट में होने वाले तमाम कामधाम पर अपनी नज़र बनाए रखेगा, ताकि मार्केट में नियमों के विरुद्ध जाकर कोई कंपनी फायदा ना बटोर सके। इस बोर्ड को नाम दिया गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। साल 1992 में संसद भवन में सेबी एक्ट पास करके इस बोर्ड को संवैधानिक शक्तियां दे दी गई। इसके बाद सेबी एक स्वायत्त संस्था हो गई। चेयरमैन की नियुक्ति की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई। अब 1 मार्च 2022 को केंद्र सरकार ने सेबी बोर्ड में सदस्य रही माधवी पुरी बुच को इस संस्था का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। 28 फरवरी 2025 को माधवी बुच का कार्यकाल खत्म हुआ। देश के वित्त सचिव के पद पर काबिज तोहिन कांत पांडे को सेबी चीफ की कुर्सी मिली और फिर सामने आया एक मुकदमा। महाराष्ट्र के ठाणे में रहने वाले पत्रकार सपन श्रीवास्तव ने मुंबई सेशंस कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया कि सेबी चीफ रहते माधवी बुच ने एक ऐसी कंपनी को शेयर मार्केट में शामिल करने की सहमति जताई जो मार्केट में शामिल होने की तमाम कंडीशंस को पूरा नहीं करती थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस वजह से मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ और पैसा लगाने वालों को नुकसान हुआ। कंपनी का नाम कार्ल्स रिफाइनरीज लिमिटेड। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके परिवार ने साल 1994 में इस कंपनी के शेयर खरीदे थे। तब ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शामिल थी। उस कंपनी के शेयर्स की वजह से सपन श्रीवास्तव और उनके परिवार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। याचिका डालने वाले के अगले तर्क ये थे कि उसके बावजूद भी
कंपनी की गलत करतूतों के खिलाफ बीएसई ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने कहा कि उस कंपनी के शेयर्स में जनता के जो पैसे लगे थे उसका गलत इस्तेमाल किया गया। इसके साथ इनसाइडर ट्रेडिंग की भी की गई। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? मान लीजिए कि पब्लिक को पता लगा कि किसी फला कंपनी के शेयर 4 मार्च यानी कि कल आएंगे। नियमों के मुताबिक कल से उन शेयर्स की खरीद फरोख्त शुरू होगी, लेकिन कुछ लोगों ने जुगाड़ लगाया और वो शेयर आज ही खरीद लिए। ये हो गई इनसाइडर ट्रेडिंग। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग का एक और तरीका भी है। यदि किसी कंपनी के कर्मचारी ने आपको सूचना दी कि आगामी कुछ दिनों में उसकी कंपनी के शेयर गिरने या बढ़ने वाले हैं और उसके आधार पर आपने उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने या बेचने का निर्णय लिया, तो उसे भी इनसाइडर ट्रेडिंग में ही गिना जाएगा। पूर्व सेबी चीफ, सेबी के अन्य कर्मचारियों समेत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों पर फ्रॉड के आरोप लगे थे, लिहाजा इस याचिका को एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। बेंच स्पेशल जज एसी बांगर की सुनवाई के दौरान जज बांगर ने कहा कि याचिका में लगाए गए इल्जाम और पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स पहली नजर में दर्शाते हैं कि नियामक की कार्रवाई में गड़बड़ी हुई है, इसलिए और ज्यादा जांच की जरूरत है। बेंच ने 1 मार्च 2025 को एक आदेश पास किया। कहा कि मुंबई एंटी करप्शन ब्रांच सेबी चीफ रही माधवी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। इसके अलावा आगे आने वाले नामों को भी नामजद करने का आदेश दिया गया। सेबी के होल टाइम मेंबर अश्वनी भाटिया, सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण, सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वार्ष्णे, बीएसई के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और बीएसई के सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति। जज बांगर ने एसीबी को 30 दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा, लेकिन जैसे ही ये आदेश सामने आया, सेबी ने एक बयान जारी किया। कहा, शिकायतकर्ता एक आदती है, उसकी पिछली कई शिकायतें खारिज कर दी गई हैं। कई बार खुद शिकायतकर्ता पर जुर्माना लगाया गया है। सेशंस कोर्ट के आदेश में जिन लोगों का नाम लिया गया है वो तो घटना के समय सेबी से जुड़े ही नहीं थे। इसके बाद सेबी और बीएसई की ओर से कुछ याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गईं। मामला गया जस्टिस शिव कुमार दिगे की अदालत में। सेबी की तरफ से जिरह की सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने और बीएसई की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अमित देसाई। दलीलें दी गईं कि स्पेशल कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस नहीं जारी किया। तत्काल रिलीफ की मांग की गई। जस्टिस दिगे ने मुंबई एसीबी को कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया। आदेश दिया कि मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट में होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब अगली खबर। अब बात पश्चिम बंगाल की। आपको पता ही है, सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। इस पार्टी के 2 फ्रंट पर परस्पर संघर्ष चल रहे हैं। पहला फ्रंट केंद्रीय चुनाव आयोग, दूसरा फ्रंट वामपंथी छात्र संगठन। सबसे पहले चुनाव आयोग वाले फ्रंट की बात, और उसके लिए ये वीडियो देखिए। We have limited appreciation to the Election Commission. Limited appreciation. Why? I'll say limited because the Election Commission is admitting the error. Here's the admittance of the error. Admitting the error. The Election Commission has still not accepted the error. So I end this introduction by saying 2 things. One, in the next 24 hours, accept the error. You've just admitted it. And I humbly say, if you do not do this in the next 24 hours, admitting and now accepting the error, we will share another document tomorrow morning at 9 o'clock. ये हैं टीएमसी के सांसदगण। सोमवार 3 मार्च को वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि केंद्रीय चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में धांधली कर रहा है। हालांकि टीएमसी की ओर से ये इल्जाम पहली बार नहीं लगाए जा रहे हैं। चलते हैं 27 फरवरी 2025 की तारीख पर। इस दिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में अपनी पार्टी के एक अधिवेशन को संबोधित कर रही थीं। इस अधिवेशन में ममता के अलावा पार्टी के सांसद, विधायक और शीर्ष नेता शामिल थे। अधिवेशन में सीएम ममता बनर्जी ने कुछ बातें कही, जैसे चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने पहले महाराष्ट्र और फिर दिल्ली में वोटर लिस्ट में बदलाव किए और अब वो बंगाल की वोटर लिस्ट में धांधली करना चाह रहे हैं। भाजपा ये काम उन इलाकों में ज्यादा कर रही है जहां उनके नेता साल 2021 के विधानसभा चुनावों में बेहद कम मार्जिन से हारे थे।
भाजपा ने एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स और इंडिया 360 नाम की 2 एजेंसियों को बंगाल भेजा है। ये एजेंसियां गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लोगों के नाम बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल करा रही हैं। ये एजेंसियां असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरों और डेटा ऑपरेटर की मदद से वोटर लिस्ट में धांधली कर रही हैं। पुराने व्यक्ति के वोटर आईडी नंबर पर नए लोगों की तस्वीरें और पहचान चढ़ाई जा रही हैं। हमें शिकायत मिली है कि 2 अलग-अलग राज्यों के वोटरों के एक समान वोटर कार्ड नंबर हैं। हम अतिथियों का स्वागत करते हैं, लेकिन हम बाहर के लोगों को बंगाल पर कब्जा नहीं करने देंगे। टीएमसी के बंगाल अध्यक्ष सुब्रत बख्शी सीनियर नेताओं के साथ कमेटी बनाएं और ब्लॉक लेवल पर वोटर लिस्ट की जांच करें। इसके बाद ममता ने ऐलान किया कि वो दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस यानी कि निर्वाचन भवन के बाहर आकर धरना देने वाली हैं। ममता बनर्जी ने जब तक भाजपा का नाम लिया था तब तक तो ये राजनीतिक लड़ाई थी, लेकिन चुनाव आयोग का नाम लेते ही स्पष्टीकरण की जिम्मेदारी आयोग पर भी आई। 2 मार्च 2025 केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के आरोपों पर बयान जारी किया। इसमें ECI ने कहा 2 अलग-अलग राज्यों में 2 अलग-अलग वोटरों के EPIC नंबर एक समान होने का मतलब ये नहीं है कि इनमें से कोई भी मतदाता फर्जी है। EPIC नंबर भले ही समान हो, लेकिन वोटर कार्ड में अन्य डिटेल जैसे कि विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग बूथ, नाम और एड्रेस अलग-अलग होंगे। भविष्य में इस तरह की कोई समस्या ना पैदा हो, इसके लिए आयोग ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया है। आयोग की कोशिश है कि अगले आने वाले समय में हर व्यक्ति को एक यूनिक EPIC नंबर दिया जाए। आयोग के इस बयान को टीएमसी ने लपक लिया। कहा कि आयोग का ये कहना कि 2 अलग-अलग लोगों के EPIC नंबर समान हो सकते हैं, एक किस्म से स्वीकार करना है कि गड़बड़ी है। इसके बाद फिर से आज टीएमसी नेताओं ने वही इल्जाम लेवल किए, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने कहा साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हार के डर से टीएमसी ये बातें कह रही है। ये तो चुनाव आयोग वाला फ्रंट हो गया, अब दूसरे फ्रंट की बात, और उसके लिए आप पहले ये वीडियो देखिए। यह है कोलकाता में मौजूद जादवपुर यूनिवर्सिटी, जहां टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग यानी SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच मारपीट हो गई। विवाद की जड़ है छात्र संघ चुनाव। जादवपुर यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। टीएमसी के स्टूडेंट विंग को छोड़ तमाम छात्र संगठनों की मुखर डिमांड रही है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं, और इसको लेकर SFI कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रही है। इस दिन सूबे के शिक्षा मंत्री ब्रित्य बासु WEBCUTA यानी कि पश्चिम बंगाल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ की सालाना होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे। SFI और दूसरे स्टूडेंट फ्रंट्स को जब इसकी जानकारी मिली तो वो अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच गए। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक सभी स्टूडेंट्स उस हॉल के बाहर जुटने लगे जहां पे WEBCUTA की बैठक होने वाली थी। मंत्री को इसकी जानकारी मिली तो दूसरे गेट से यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। बाद में उन्होंने स्टूडेंट से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों ने उन्हें घेर लिया और अपना डिमांड लेटर सौंपा। अब इसके आगे 2 दावे आते हैं। पहला दावा SFI छात्रों का। मंत्री छात्रों की पूरी बात सुने बिना अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगे। इसी दौरान सैकड़ों छात्रों ने कार को घेर लिया और चलती कार के पीछे छात्र दौड़े। कुछ छात्र कार के बोनट पर चढ़ गए। इसी दौरान कार की विंडशील्ड टूट गई। साथ ही कार के नीचे एक छात्र भी आ गया और घायल हो गया। उसे सिर और पैर पर चोट लगी। दूसरा दावा टीएमसी का है। मंत्री बसु जैसे ही बाहर निकले, छात्रों ने उन्हें घेर लिया। इस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें SSKM अस्पताल ले जाया गया। बस यही 2 दावे और 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना, और फिर ये बयानबाजी। आज जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक का कॉन्क्लेव था और वहाँ पे हमारे जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी SFI के स्टूडेंट ने बहुत बुरा बर्ताव किया, गाली गलौज की, उनको प्रहार किया उन पे। हम लोग धिक्कार, हम लोग यहाँ पे वी आर हियर टू कंडेम दिस एंड वी वांट टू से दैट डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल। हाँ, यहाँ पे जो गुण से TMCP का गुण वो लोग आया था, वो लोग आके बोल रहा है कि उसको ये कार लेके जाना है। हम लोग समझाया, हम लोग दिखाया कि कोई छात्र ही नहीं है। आप लोग देखा वो बस पूरा खाली है, तो इसलिए वो लोग आके यहाँ पे अटैक किया, स्टूडेंट लोग को धक्का दिया, ये सब कर रहा है। हम लोग चाह रहे हैं ये पूरा शांति से हो। इस घटनाक्रम का नतीजा ये रहा कि SFI ने ऐलान किया 3 मार्च को प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटीज में हड़ताल रहेगी
ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसका समर्थन किया। झड़प की तस्वीरें फिर से हरी हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक AIDSO ने शिक्षा मंत्री बसु के इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद कूच बिहार, सिलीगुड़ी, मेदिनीपुर और पासकुड़ा के इलाके में TMC के स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट के बीच हिंसक झड़प की खबरें सामने आईं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी बिहार से है। राज्य के डिप्टी CM और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश किया। 2025 के आखिर में होने वाले चुनाव से पहले ही नीतीश सरकार का यह आखिरी बजट है। सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। सबसे ज्यादा 60,974 करोड़ का बजट मिला शिक्षा विभाग को। स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार 20,335 करोड़ खर्च करेगी। सड़क और पुल निर्माण पर 17,908 करोड़, गृह विभाग पर 17,831 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग पर 16,043 करोड़, ऊर्जा विभाग पर 13,484 करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई। 40 मिनट के इस बजट में सरकार ने महिलाओं के लिए भी तमाम घोषणाएं की, जैसे कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। बड़े शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस सर्विस शुरू होगी। हर पंचायत में गरीब लड़कियों की शादी के लिए विवाह मंडप बनाए जाएंगे। शहरों में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। किसानों के लिए ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार MSP पर अरहर, मूंग और उड़द की दाल खरीदेगी। हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या घोषणाएं की, सुनिए वित्त मंत्री को। बिजली परियोजना के कंपनियों के लिए 78 करोड़ रुपया, परिवहन सेवा हेतु 30 करोड़ रुपया, सरकारी कर्मचारी के लिए 39 करोड़ रुपया दिया जाना है। पूर्व से दी गए ऋणों की वापसी से राज्य सरकार को 525 करोड़ रुपया राशि की प्राप्त होना अनुमानित है। इस प्रकार कुल शुद्ध ऋण 1,017 करोड़ रुपया दिया जाना प्रस्तावित है। बजट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, ये हवाई बजट है जो बिहार के हित में नहीं है। कि बिहार में रेवेन्यू हो नहीं रहा है, ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो हैं वो कही गई हैं। इन लोगों को असल में सरकार बचाने की चिंता है, हम लोगों को बिहार की चिंता है। अगली सुर्खी में बात सोशल मीडिया पर चल रही बहस की। पहले ये पोस्ट देखिए। रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के तौर पर काफी मोटे हैं, उन्हें वजन घटाने की जरूरत है। वो भारत के सबसे निराश करने वाले कप्तान हैं। ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद का। शमा को साल 2018 में पहली बार कांग्रेस का राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत के बाद उन्होंने ये ट्वीट करके इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाए। शमा ने भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव और रवि शास्त्री से रोहित की तुलना की। कहा, रोहित में ऐसा क्या वर्ल्ड क्लास है? वो एक औसत दर्जे के खिलाड़ी और कप्तान हैं जिन्हें बस किस्मत से भारतीय टीम की कप्तानी मिल गई है। शमा के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की मानसिकता घटिया है। ये लोग देश पर हमला करते हैं। बड़ा क्लियर है कि शायद कांग्रेस का ऑफिशियली स्टैंड होगा, क्योंकि उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन का ये स्टैंड है। इन लोगों की बहुत ही घटिया मानसिकता और घटिया सोच हो चुकी है। ये देश पे हमला करते हैं, देश की संस्थाओं पे हमला करते हैं, अब देश के स्पोर्ट्स और जो हमारा सम्मान है उस पर हमला कर रहे हैं। इनको लगता है कि राहुल बाबा ही सब कुछ होना चाहिए, इनको उनके अलावा कुछ दिखता नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी मामले पर ट्वीट किया। कहा, डॉक्टर शर्मा की टिप्पणियां पार्टी के आधिकारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। उन्हें एक्स से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया गया है। पार्टी किसी भी खिलाड़ी को कम आंकने वाले बयान का समर्थन नहीं करती। एक बयान TMC सांसद सौगत राय का भी था। उन्होंने कहा, शर्मा ने रोहित शर्मा के बारे में जो कहा, मैं उससे सहमत हूँ। रोहित को टीम में नहीं होना चाहिए था। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूँ। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, यही एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार 1 सेंचुरी किया कई 2 साल में, और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए, ना अधिनायक रहना चाहिए। आलोचना के बाद शर्मा की सफाई भी आई। उन्होंने क्या कहा, सुनिए।
It was just a generic tweet about a fitness of a sports person. It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight, and I just tweeted on that. And I've been attacked for no reason, you know. And when I compared him to the other captains, previous captains, I put in a statement because I found him, I have the right, it's a democracy. What is wrong in saying? हालांकि इतनी आलोचना के बाद शमा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। इस खबर में इतना ही। रुख करते हैं अगली सुर्खी का। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आकाश आनंद पर कड़ा एक्शन लेते हुए मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाले जाने का ऐलान अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करके किया है। लिखा, बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी, वो उसके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी का प्रतीक नहीं है। इसके पहले मायावती ने रविवार 2 मार्च को आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर तथा अपने उत्तराधिकारी समेत सभी पदों से हटा दिया था। बीते 1 साल के भीतर मायावती ने आकाश आनंद पर दूसरी बार कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने घोषणा की थी कि अब उनके जीते जी उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार यानी कि आकाश के पिता एवं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के साथ देश भर में पार्टी संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। 2 मार्च की कार्रवाई के बाद आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर लिखा था, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस उन याचिकाओं पर जिनमें आपत्ति उठाई गई थी कि केंद्र सोशल मीडिया से यूजर के कंसेंट के बिना उनका कंटेंट हटवा रही है। याचिका फाइल की थी सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने। कहा था कि एक्स वाले केवल सरकार के नोटिस पर ही कंटेंट हटवा दे रहे थे, यूजर से पूछ भी नहीं रहे हैं। बेंच थी जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की। उन्होंने कहा कि अगर किसी अकाउंट का यूजर आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो क्या उसका कंसेंट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टया तो यही लगता है। सीनियर अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि यूजर से कंसेंट ना लिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी पोस्ट को हटाने का विरोध नहीं है, लेकिन व्यक्ति को जरूर सुनना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब पाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अब बातें सिनेमा की, ऑस्कर की। चलते हैं ललन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी के पास। पहली फिल्म है अनोरा को 5 ऑस्कर्स मिले हैं। इस साल सबसे बड़ी विनर रही एडल्ट कॉमेडी फिल्म है अनोरा। इसने बेस्ट पिक्चर का टॉप प्राइज जीता है। इसके अलावा 4 और जीते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और फिल्म एडिटिंग। शॉन बेकर ने इसको डायरेक्ट किया है। बहुत चर्चित हिंदी फिल्म है। दूसरी फिल्म है द ब्रूटलिस्ट को 3 ऑस्कर्स मिले हैं। डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट की पीरियड ड्रामा है। इसको बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के ऑस्कर्स मिले हैं। तीसरी फिल्म है ड्यून पार्ट 2। इसको 2 ऑस्कर मिले हैं। डैनी विलेनोव ने डायरेक्ट किया है। इसको बेस्ट साउंड और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के ऑस्कर्स मिले। चौथी फिल्म है एमिलिया पेरेज को 2 ऑस्कर्स मिले हैं। सबसे ज्यादा 13 नॉमिनेशंस इस म्यूजिकल को मिले थे। इसने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के ऑस्कर्स जीते। 5वीं फिल्म है विकेड। इसको 2 ऑस्कर्स मिले। 10 नॉमिनेशंस, दूसरे सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस विकेड ने पाए थे। और जॉन एम चो की म्यूजिकल फैंटेसी भी इस सीजन की बड़ी चर्चित फिल्म थी। इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग बड़ी सराहनीय और पॉलिटिकल करेक्ट थी। इसने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन और प्रोडक्शन डिजाइन के 2 ऑस्कर्स जीते। छठी फिल्म है द सब्सटेंस को 1 ऑस्कर मिला। डायरेक्टर कोराली फारजा की बड़ी खतरनाक द सब्सटेंस 5 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई थी। इस हॉरिफाइंग मस्ट वॉच को बेस्ट मेकअप और हेयर स्टाइलिंग कैटेगरी में जीत मिली है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा।
फिर अपनी आजा गुफाओं में आ मेरा फेवरेट गाना है बस। अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।